हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र का ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। वहाँ पर अभी हम डिस्कस किए थे मुख गुहिका बक्कल कैविटी के बारे में डिटेल से, वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बक्कल कैविटी के आगे, यानी भोजन क्या होगा। मुख गुहिका में पूरी तरह से काम यानी जीभ के द्वारा मिलाया जाता है, भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद अब भोजन कहाँ पर पहुँचता है, फेरिंग्स में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स यानी ग्रसनी में। हम फेरिंग्स में देखेंगे तो फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं, यह एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक तरह का चौराहा है जहाँ पर कई चीज़ें आके मिलती है। ये वाला जो भाग होता है इसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, यानी ग्रसनी बोलते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो नेसोफेरिंग्स यहाँ पर आ रहा है, यानी यहाँ से बक्को यानी आपका बक्कल कैविटी का गुहा आ रहा है, यहाँ से आपकी श्वास नली आ रही है और नीचे से ओइसोफेगस आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर आके मिलती हैं, ग्रसनी में मिलती हैं। इसीलिए ग्रसनी को हम क्या कहते हैं, चौराहा बोलते हैं। ग्रसनी में आपका देखेंगे तो ग्रसनी में उल्वा यानी आपके घुंडी के आकार की संरचना जो होती है सॉफ्ट पैलेट में, वो भी कहाँ पर लटकी रहती है, तो ग्रसनी में लटकी होती है। ग्रसनी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विंड पाइप है यानी जहाँ से श्वास, तो इसके ऊपर ग्लॉटिस पाया जाता है। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक संरचना पाई जाती है ईपीग्लॉटिस। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ईपीग्लॉटिस। तो ईपीग्लॉटिस क्या करती है, जब हम भोजन को निगलते हैं खाते समय तो इसको क्या करती है, ये नीचे आ जाती है, यानी यहाँ से भोजन आता है तो ये नीचे आ जाता है और श्वास नली को बंद कर देता है ईपीग्लॉटिस। यानी एक प्रकार का यह ढक्कन होता है श्वास नली के ऊपर, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है और भोजन सीधे कहाँ पर चला जाता है, ओइसोफेगस में चला जाता है। उल्वा का भी पूरी तरह से इसका कार्य नहीं पता है कि इसका कार्य क्या है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। आप मुख को खोल के देखेंगे तो ये हमारी ग्रसनी को कितने यानी 2 भागों में बांट रही है, ऐसा आपको मालूम चलेगा कि ये 2 भागों में बांट रही है, लेकिन वास्तव में ये 2 भागों में बांटती नहीं है, इसका भी कार्य नहीं पता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका लेरिंग्स होता है यानी साउंड बॉक्स, इसके ऊपर एक ये आप जो देख रहे हैं ये हैवाइड बोन है और इसी पर आपकी टंग क्या होती है, रुकी है। और ये किस पर, बक्कल कैविटी यानी आपकी मुख गुहिका के बेस पर आपकी जीभ रखी हुई है। तो ये ही आपकी संरचना है। आपका फेरिंग्स में कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर कई चीज़ें आके मिलती है, इसलिए फेरिंग्स को चौराहा कहते हैं। कौन कौन से आके मिलती है, नेसोफेरिंग्स मिलती है, बक्कल कैविटी मिलती है, उसके बाद विंड पाइप आपकी मिलती है और आपकी ओइसोफेगस। इसमें 2 संरचनाएं हैं, ईपीग्लॉटिस और उल्वा नामक संरचनाएं आपका फेरिंग्स यानी ग्रसनी में भी पाई जाती है। ओइसोफेगस इंपॉर्टेंट है, ओइसोफेगस यानी इसको बोलते हैं ग्रास नली। अब भोजन किया हुआ कि बक्कल कैविटी में जीभ के द्वारा, दांत के द्वारा क्या किया गया, अच्छी तरह मिक्स कर दिया गया। जो मुख बक्कल कैविटी में जो भोजन सलाइवा में मिक्स हो जाता है, दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, जो भोजन बनता है उससे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ये बोलस क्या होता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से कहाँ आता है, ओइसोफेगस में आता है, आगे खुलता है। तो ये ओइसोफेगस से फिर आगे बढ़ता है। तो ओइसोफेगस कैसी रचना होती है, ये ट्यूबुलर संरचना होती है और ये आपका 25 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। जैसा आप देख रहे होंगे ये आपका स्टमक है, ये ओइसोफेगस है और ये फेरिंग्स से आई हुई है ओइसोफेगस। तो ये फेरिंग्स को आपकी स्टमक से जोड़ती है। जो ओइसोफेगस होता है इसमें किसी प्रकार की पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथि यानी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिससे भोजन क्या होता है, आपके ग्रास जो नली होती है इसमें चिपकती नहीं है और भोजन जब इसमें आता है देख रहे होंगे तो इस एक तरह का मूवमेंट बनाता है। भोजन जब इस तरह आता है तो आप देखेंगे ये जगह जगह पर क्या है, आर्च बना रहे हैं यानी मूवमेंट बना रहा है। यहाँ पे भोजन है, फिर आगे बढ़ा तो बीच में क्या हो रहा है, एक देख रहे हैं यहाँ पर भी आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो किस कारण भोजन ग्रसनी से आपका स्टमक तक पहुँचता है, ओइसोफेगस
यानी ओइसोफेगस जो होता है कंडक्ट यानी भोजन कंडक्शन का केवल काम करता है। इसमें पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के एंजाइम या हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। और भोजन जो आता है उसको बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के द्वारा भोजन मुख गुहिका से कहाँ पर आता है, स्टमक में आता है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कुछ जुगाली करने वाले जानवरों में जो ये ओइसोफेगस होते हैं ऐच्छिक कोशिकाओं से बना होता है। ऐच्छिक का मतलब हुआ कि वो क्या करते हैं कि अपने स्टमक से दोबारा भोजन को निकाल के मुख में क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उसको चबाते हैं। ये हर्बीवोरस जानवरों में होता है, यानी जो ओइसोफेगस होता है वो ऐच्छिक से। हम लोगों में ऐच्छिक से नहीं, अनैच्छिक कोशिकाओं से बना होता है। हम भोजन को दोबारा स्टमक से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन विषम परिस्थितियों में यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है, इसे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं स्टमक के पास। और ये भोजन को अपोजिट साइड नहीं आने देता है। भोजन केवल जो ढक्कन होता है अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं खुलता है। लेकिन विषम परिस्थिति में जैसे वोमिटिंग, उल्टी जब आती है तो ये खुल जाता है, या जैसे कच्ची ढकार आता है तभी ये, यानी आपको यानी हमारे शरीर के लिए जब कोई चीज़ हानिकारक होता है तभी ये क्या, आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ओपन होता है, अन्यथा ओपन नहीं होता। अब भोजन क्या हो गया, आपकी मुख गुहिका से स्टमक में पहुंच गया, किसके द्वारा, ओइसोफेगस में। और ओइसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। स्टमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं स्टमक से, आप ये याद रखिएगा। स्टमक आपका बैग जैसी संरचना होती है, देख रहे हैं कि ये बैग जैसा आप सब्जी उब्जी थैला ले आते हैं उसी तरह एक संरचना है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका कार्डियक स्टमक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कार्डियक लिखा, कार्डिया यानी कार्डियक स्टमक, जिसको इंटीरियर पार्ट कहते हैं यानी अग्र भाग होता है। बॉडी फंडस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बॉडी फंडस है, यानी बीच वाला जो मोटा भाग फुला हुआ होता है उसको बॉडी फंडस बोलते हैं, और मिडिल पार्ट होता है। और पाइलोरिक स्टमक यानी पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला जो भाग होता है आप देख रहे होंगे, ये इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक के 3 भाग होते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं लेसर कर्वेचर पाया जाता है, ग्रेटर, या पीछे वाला ग्रेटर कर्वेचर है। यहाँ पर आपका एक ढक्कन पाया जाता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और यहाँ पर भी एक ढक्कन पाया जाता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसके द्वारा आपको ओइसोफेगस के द्वारा भोजन कहाँ पर आता है, स्टमक में आता है। स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। इसको हम आगे नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। स्टमक में भोजन क्या होता है आपका, जो स्टमक में भोजन को स्टोर करता है। यहाँ पर भोजन आता है और 4 से 5 घंटा रहता है, और यहाँ पर भोजन रहने के बाद इसका क्या होता है, मथता है और उसे तोड़ता है। ये मथता कैसे, आप देखे होंगे कि मक्खन निकालने के लिए मलाई को एक आप पॉट में क्या किया जाता है, मठा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपके स्टमक में भी भोजन का क्या होता है, मथा जाता है, यानी यहाँ पे भोजन को अच्छी तरह मिलाया जाता है। किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है। इसको कैसे मिलाया जाता है, क्योंकि स्टमक में जो मसल्स पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मसल्स पाई जाती है। जैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिया गया है, देखिए सीधा सीधा है। उसके बाद सर्कुलर मसल्स यानी इस टाइप से पाई जा रही है। उसके बाद ऑब्लिक्यूट यानी थोड़ी तिरछी पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल्स की नहीं, तिरछी पाई जाती है। उसके बाद बॉडी, तो ये सभी मसल्स जो होती हैं, यही मसल्स जो है भोजन को अच्छी तरह HCl में, गैस्ट्रिक जूस में अच्छी तरह यहाँ पे स्टमक में मिलाती हैं। यानी भोजन को मिलाने या मथने का काम कौन करती हैं, ये मसल्स करती हैं, जो आपकी स्टमक में मसल्स पाई जाती है। याद रखिएगा कौन कौन सी मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक्यू मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और यहाँ पर जो पाया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर भोजन कितने, आपका 4 से 6 घंटे यहाँ पर स्टमक में भोजन रहता है। स्टमक गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है। अब गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके कुछ फोल्डेड पाए जा रहे हैं, देख रहे हैं मसल्स के, जो आपका स्टमक है, स्टमक की दीवारों में कुछ फोल्ड करके इस तरह संरचना मिल रही है। तो ये आपका जो फोल्ड मसल्स हैं, यही चलकर क्या बनाती हैं, आपका इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन में ही गैस्ट्रिक जूस पाई जाती हैं। ये आपका क्या बनाती है, ये
बनाती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन बनाती हैं, और जो ये क्या होता है गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं। इन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। स्टमक में भोजन गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या होता है मिक्स हो जाता है, यानी मिक्स करने का आपकी जितनी इसमें मसल्स पाई जाती हैं उसको मिलाती हैं और आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को कायम करते हैं। यानी जब ये भोजन गैस्ट्रिक जूस और HCl में मिक्स हो जाता है और यहाँ पे भोजन क्या होता है थोड़ा सा पचा होता है, पूरी तरह से नहीं, तो इसको कायम बोलते हैं। लेकिन स्टमक में इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा, स्टमक में जो होता है प्रोटीन का पाचन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टमक में पेप्सिन एंजाइम जो होती है रिलीज होती है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले करता है। अभी इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था मुखगुहिका में, यानी आपका जो होता है किसका पाचन होता है, तो स्टार्च और मंड का कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम या लार एमाइलेज एंजाइम पाचन करती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रोटीन का हमारे आमाशय या स्टमक में मोस्टली किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में 3 प्रकार की होती है, तो कौन कौन से होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है स्टमक में 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका कार्डियक ग्लैंड होती है, दूसरा आपका पाइलोरिक ग्लैंड्स और तीसरा आपका फंडिक ग्लैंड्स होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका मोस्टली जो आपका कार्डियक ग्लैंड्स होती है किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का स्रावित करती है, और पाइलोरिक ग्लैंड म्यूकस और गैस्ट्रिन हार्मोन्स, याद रखिएगा गैस्ट्रिन हार्मोन्स। और फंडिक ग्लैंड्स जो होती है कई प्रकार के इसमें सेल्स पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि ये किसका डायग्राम है, ये फंडिस ग्लैंड, यानी जो आपके अलग अलग इसमें क्या पाई जाती हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे आर्जेंटिक सेल्स है, चिप सेल्स है, म्यूकस सेल्स है, अर्जेंटिफिन सेल्स हैं। और यहाँ पे इन सेल्स का आकार दिया गया, जैसे ये HCl स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती है, किससे आर्जेंटिक सेल से स्रावित होती हैं। तो ये सारी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, फंडिक ग्लैंड में पाई जाती हैं। और ये कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, अलग अलग एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है फंडिक ग्लैंड्स में, तो आपको चिप या जाइमोजेन सेल्स या पेप्टिक सेल्स पाई जाती हैं, जो मुख्यतः किसका सिक्रेशन करती है, पेप्सिनोजेन का, प्रोरेनिन का और गैस्ट्रिक लाइपेज का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेप्टिक सेल्स होती हैं मोस्टली किसका सिक्रेशन कर रही हैं। ये पूछा गया है कि स्टमक से स्रावित होने वाले या गैस्ट्रिक जूस से स्रावित होने वाले सभी एंजाइमों के नाम बताइए, तो पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज याद रखिएगा। आर्जेंटिक सेल्स या पैरिटल सेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HCl स्रावित करती है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण हमारे आमाशय का जो pH होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी 1.5 से लेकर 3 तक इसका होता है। म्यूकस या गॉबलेट सेल्स इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, सोमैटोस्टेनिन का सिक्रेशन करती है। और दूसरा आपका है हिस्टामीन, ये माइन नहीं है, हिस्टामीन, यहाँ पे M लिख गया है, तो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, आपका फंडिक ग्लैंड्स में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे हम पीछे अभी हम देखें ये सारी कोशिकाएं यहाँ पर ये पाई जा रही हैं, तो ये आपका इसमें बताया गया है। तो इसको 1 बार 2 बार आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो इसमें पाई जा रही है, तो यही क्या है, गैस्ट्रिक पिट्स होती है, और इसी में पाई जाती है गैस्ट्रिक आपकी ग्लैंड पाई जाती हैं, ये जो दीवारें होती हैं। और ये आपका उसका दिखाया गया है कि इस टाइप की दीवारें पाई जाती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। और यही देखिए यहाँ पर अलग अलग पैरिटल सेल्स है, म्यूकस नेक सेल्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको दिखाया गया, चिप सेल्स, और ये आकार दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इसको देख लीजिए और रीड कर लीजिएगा। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको माइंड में एक इमेज बन जाएगा, जिससे आप आसानी से भूलेंगे नहीं कि स्टमक में कैसी एक ग्लैंड पाई जाती है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर दिखाया गया है। नोट मैं जहाँ भी नोट आए समझिए इम्पोर्टेंस है। गैस्ट्रिन कौन सा हार्मोन्स, गैस्ट्रिन हार्मोन्स गैस्ट्रिक
सिक्रीशन को प्रेरित करता है, यानी यह अधिक से अधिक गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन के लिए कौन प्रेरित करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स। और दूसरा एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स, यह गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीशन को क्या करता है, रोकता है। ये प्रेरित करता है और ये रोकता है, यानी इनहिबिट करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कौन इंड्यूस करता है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स, और कौन इनहिबिट करता है, तो एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। म्यूकस, HCl और प्रोटीन पाचन एंजाइमों से स्टमक की दीवार की रक्षा करता है। तो इम्पोर्टेंट है जो आपका ये म्यूकस होता है, तो आपके HCl और प्रोटीन पाचक एंजाइम, यानी जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से, पेप्सिनोजेन है, प्रोरेनिन है, और आपका स्टमक लाइपेज है। ये सभी क्या है, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो इन सभी से रक्षा। आपको HCl का भी पता है कि जो इसका एसिड होता है, यानी इसका pH होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, 1.5 से लेकर 3, यानी आपके बाथरूम साफ करने वाले एसिड से भी खतरनाक होता है। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे पूरे स्टमक में एक लेयर क्या करती है, म्यूकस का कर देता है। यानी ये सभी रिलीज होने से पहले पूरे वाल पर क्या होता है, म्यूकस की एक लेयर हो चढ़ जाती है, जिससे हमारे स्टमक की वाल पर, दीवारों पर इनका कोई प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस ज़्यादा रिलीज नहीं होती है, और कभी कभी कहीं कहीं पर क्या होता है, आंत में, यानी पेट जो होता है, स्टमक को पेट भी कहते हैं, तो पेट में क्या होता है कि वहाँ पे कोडिंग नहीं हो पाता म्यूकस का, जिसके वजह से HCl रिलीज होता है और वहाँ पे क्या करता है, जला देता है। जलने से क्या फफोले पड़ जाते हैं आंत में, जिसको बोलते हैं स्टमक का अल्सर। इसी वजह से आप बहुत लोगों को देखे होंगे गोमूत्र पीते, बाबा रामदेव बेचते भी हैं। तो गोमूत्र क्यों पीते हैं, गोमूत्र में जो विटामिन C अधिक मात्रा में, यह हमें पता है कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं अधिक से अधिक यूरिन के द्वारा निकल जाते, तो यूरिन में विटामिन C पाया जाता। और विटामिन C की खासियत होती है आउंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये घाव भरने का काम करता है। इसीलिए गोमूत्र पीते हैं तो आंत में जो अल्सर स्टमक में निकला होता है उसको भरने में क्या होता है, मूत्र में उपस्थित विटामिन C क्या करती है, हेल्प करती है, इसीलिए पीते हैं। समझ में आया। ये साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक। HCl जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा सकता है HCl के कार्य, तो याद रखिएगा स्टमक में पाया जाता है। HCl का कार्य इंपॉर्टेंट है। तो HCl जो है आपका पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसको सक्रिय कर देता है। तो इसको किस में चेंज कर देगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज कर देता है। अब पेप्सिन का कार्य क्या होता है, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, और जो पेप्सिन एंजाइम होता है एसिडिक मीडियम में कार्य करता है। यानी आपको याद, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेप्सिन एंजाइम या रेनिन जो एंजाइम होता है किस मीडियम में कार्य करता है, तो एसिडिक मीडियम में कार्य करता है, बेसिक मीडियम में कार्य नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। रेनिन, ये कहाँ पर, यह भी गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होती है रेनिन। ये दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी, केसिन को दही जमाने के लिए किस में चेंज कर देती है, कैल्शियम पैरासेसिनेट में बदल देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक परीक्षा में आया था और मैं इसको गलत करके आया था, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है बच्चों में क्या होता है, ये सक्रिय होता है और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है, चेंज कर देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गैस्ट्रिक जो लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज का मतलब ये हुआ कि गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक किस में पाया जाता है, रूमिनेंट एनिमल्स यानी हर्बीवोरस या ग्रेजिंग एनिमल्स, जो आपके चरने वाले जानवर होते हैं उसमें पाया जाता है कंपाउंड स्टमक पाया जाता है। कंपाउंड स्टमक में क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एब्डोमैसम। ये इंपॉर्टेंट है, 4 पार्ट्स होते हैं। इसी को एब्डोमैसम को ट्रू स्टमक कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रू स्टमक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में मोस्टली गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, यहीं से रिलीज होता है, इसीलिए इसको आपको क्या कहते हैं, ट्रू स्टमक कहते हैं। कुछ आपके जीवों में जो होता है स्टमक नहीं पाया जाता है, जैसे लेबियो, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड पार्ट्स भी कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम तीसरे पार्ट में इसके आगे
इस पार्ट में हम पूरा डिस्कस किया, क्या क्या फेरिंग्स से डिस्कस किया, उसके बाद इसोफेगस और स्टमक को कंप्लीट डिस्कस किया। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्लैंड्स, यानी आपके स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।